गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल खान नेक्स्ट वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे जो पुष्प होता है उसके अंदर उसके जो भाग होते हैं, पुष्पीय चक्र होते हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो जो पुष्प होता है इसके अंदर दो प्रकार के चक्र बताए थे आपको। पहला होता है सहायक चक्र, ठीक है। दूसरा होता है आवश्यक चक्र। सहायक चक्र की बात करें तो जो सहायक चक्र होता है दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ठीक। और जो दूसरा भाग होता है वो होता है दलपुंज, दलपुंज, ठीक। आवश्यक चक्र की बात करें तो आवश्यक चक्र भी दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है पुमंग और एक होता है जायांग, ठीक। जो बाह्य दलपुंज होता है ये मिलकर बना होता है बाह्य दलों से, बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, ठीक। जो दल होता है दलपुंज ये मिलकर होता है दलों से, दलों से मिलकर बना होता है, ठीक। जो पुमंग होता है पुष्प का कौन सा जननांग होता है? नर जननांग, ठीक है। जो पुमंग होता है इसकी जो एकलक इकाई होती है वो होती है पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है। एकलक इकाई जो पुंकेसर पुमंग होता है वो किन से मिलकर बना होता है? पुंकेसरों से, ठीक है। पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर के तीन भाग होते हैं। एक तो होता है परागकोश, दूसरा होता है योजी और तीसरा होता है पुतंतु, ठीक। आगे देखते हैं जो जायांग होता है इसकी जो एकलक इकाई होगी, एकलक इकाई वो होती है स्त्री केसर, स्त्री केसर। स्त्री केसर को और हम बोलते हैं अंडप। स्त्री केसर को और क्या बोल सकते हैं? अंडप, ठीक है। इसी तरह से ये भी मिलकर बना होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। बात आए जो पुंकेसर होता है उसके अंदर कौन कौन से भाग? तो परागकोश, योजी और पुतंतु। बात आए जो स्त्री केसर है या फिर अंडप है, कौन कौन से भाग? तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर और संरचना होती है बीजांड, ठीक है। बीजांड के अंदर बीज लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो जो पुमंग है ये तो कैसा है? पुष्प का नर जननांग, ठीक है। जायांग है पुष्प का कैसा? मादा जननांग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अपने नोट्स तैयार हो चुके थे, कहाँ तक? बाह्य दलपुंज हो गया था, दलपुंज हो गया था और पुमंग। आगे हम पढ़ते हैं जायांग को। अभी आपको बताया है जो जायांग होता है पुष्प का आवश्यक चक्र में सम्मिलित होता है, या फिर आवश्यक चक्र को और बोलते हैं जनन चक्र। जनन चक्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। देखिए दूसरा जो भाग है जायांग, ठीक। पुष्प का कैसा जननांग? मादा जननांग, ठीक। देखिए
यह स्त्री केसरों या अंडकों से मिलकर बना होता है। ठीक, इसकी संरचना में वर्तिकाग्र वर्तिका व अंडाशय होते हैं। अंडाशय में बीजांड व बीज उपस्थित होते हैं। ठीक है, बीजांड में अंड कोशिका एग सेल उपस्थित होती है। अंड कोशिका के चारों ओर भ्रूण कोश उपस्थित होता है। भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो जायांग है उसके अंदर जो बीजांड उपस्थित होता है, ठीक है, बीजांड के अंदर एक कोशिका उपस्थित होती है। कौन सी? अंड कोशिका। ठीक है, अंड कोशिका के चारों ओर एक आवरण उपस्थित होता है या फिर भाग उपस्थित होता है, वो होता है भ्रूण कोश। ठीक है, इस भ्रूण कोश को क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, देखिए इस तरह से संरचना होती है भ्रूण कोश की, ये। ठीक है, इसमें नीचे की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, ऐसे ऊपर भी 3 कोशिकाएं होती हैं, बीच में एक कोशिका होती है, इसके अंदर 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली कोशिकाएं हैं 2, ये तो होती हैं सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। ठीक है, और ये जो ऊपर ये कोशिका है ये होती है अंड कोशिका। ठीक है, ऊपर जो ये कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, बीच में ये जो संरचना है इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, या फिर इसको और बोल सकते हैं द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, द्वितीयक केंद्रक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है अपना कौन सा होगा? जायांग। पुष्प का कौन सा जननांग? मादा जननांग। ठीक है, इसी के साथ में अपने जो पुष्प के चक्र हैं वो दोनों कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो पुष्प होते हैं उनमें जो पुष्प चक्र होते हैं उनकी उपस्थिति के आधार पर जो पुष्प होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। देखिए, पुष्प चक्रों की उपस्थिति
के आधार पर पुष्प निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पूर्ण पुष्प, नंबर 2 अपूर्ण पुष्प। ठीक है, अब बात करते हैं जो पूर्ण पुष्प है वो कौन सा होगा और जो अपूर्ण पुष्प है वो कौन सा होगा। आपको बताया गया था अभी या फिर पिछले वीडियो में बताया गया था, जो पुष्प होता है उसके अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के चक्र होते हैं, एक तो सहायक चक्र और एक आवश्यक चक्र। ठीक है, इन दोनों चक्रों में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। ठीक है, दूसरा होता है दलपुंज। ठीक, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जायांग। चौथा कौन सा होगा? जायांग। ठीक है, जिस पुष्प के अंदर ये चारों भाग उपस्थित होंगे वो तो कौन सा पुष्प कहलाएगा? पूर्ण पुष्प कहलाएगा। ठीक है, वह पुष्प जिसके अंदर पुष्प के चारों चक्र, ठीक है, कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग उपस्थित होते हैं, कैसा पुष्प कहलाएगा? पूर्ण पुष्प। ठीक है, अब बात आती है अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प कौन से होंगे? जिनमें इन चारों में से कोई सा भी एक अनुपस्थित हो, 2 अनुपस्थित हो, 3 अनुपस्थित हो। ठीक है, तो वो कैसा होगा? अपूर्ण। पूर्ण तो कब होगा? जब ये चारों के चारों उपस्थित होंगे तब पूर्ण होगा। और यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित है, ठीक है, तो वो पुष्प कैसा हो जाएगा? अपूर्ण पुष्प। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प के सभी चक्र बाह्य दलपुंज, ब्रैकेट में लिखना है, बाह्य दलपुंज, कॉमा लगाना है, दलपुंज, पुमंग व जायांग उपस्थित होते हैं, उसे पूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे सरसों, मटर, गुड़हल, ये सामान्यतः द्विलिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, कैसे पुष्प होंगे? सामान्यतः द्विलिंगी पुष्प होंगे। द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं? जिन पुष्पों में पुष्प के दोनों जन्नांग कौन कौन से? पुमंग और जायांग उपस्थित होते हैं, वो कैसा पुष्प कहलाएगा? द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी को और क्या बोलते हैं? उभयलिंगी भी बोल सकते हैं इसको, उभयलिंगी। ठीक है, उदाहरण में है जैसे अपने सरसों है, मटर है और गुड़हल है। ठीक है, इन तीनों में से जो गुड़हल है इसके अंदर एक और अतिरिक्त संरचना पाई जाती है, वो संरचना होती है पुष्प में अनुबाह्य दल, अनुबाह्य दलपुंज। बाकी इन दोनों में अनुबाह्य दलपुंज नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे सेकंड देखते हैं, अपूर्ण पुष्प।
ऐसे पुष्प जिनमें पुष्प के सभी चक्र उपस्थित नहीं होते हैं, अपूर्ण पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ इनको दोबारा से यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है पुष्प के सभी चक्र। ठीक है, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र, उनमें 4 भाग हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। इनमें से कोई सा भी यदि अनुपस्थित है तो कैसा होगा? अपूर्ण पुष्प होगा। ये सामान्यतः है एक लिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, एक लिंगी पुष्प कौन से होते हैं? आपको पता है, अभी आप बताया द्विलिंगी तो होते हैं जिनके अंदर पुष्प के दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, नर जननांग भी और मादा जननांग भी। नर जननांग कौन सा होता है? पुमंग होता है। मादा जननांग कौन सा? जायांग होता है। ठीक है, इनमें से यदि एक उपस्थित है, या तो पुमंग उपस्थित हो या फिर जायांग, तो वो पुष्प होगा एक लिंगी पुष्प। ठीक है, या तो जायांग उपस्थित होगा या फिर पुमंग उपस्थित होगा, या तो नर जननांग उपस्थित होगा या फिर मादा जननांग उपस्थित होगा। उदाहरण की बात करें जैसे पपीता, लौकी आदि। ठीक है, जो पूर्ण पुष्प होता है वो तो सामान्यतः द्विलिंगी पुष्प होते हैं, और जो अपूर्ण पुष्प होते हैं वो सामान्यतः एक लिंगी पुष्प। हाँ, इसी के साथ में अपना जो फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट होता है। इस लेसन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं जो परीक्षा में आने योग्य हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तरण विधि द्वारा कायिक जनन कौन से पौधों में पाया जाता है? उदाहरण देने, स्तरण विधि आपको बताया था, स्तरण विधि को और कौन सी विधि बोलते हैं? दाब लगाना। ठीक है, स्तरण विधि को और कौन सी विधि बोलते हैं? दाब लगाना। दाब लगाना अपने कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का, एक तो टीला दाब और एक वायु दाब। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनमें स्तरण विधि द्वारा कायिक जनन पाया जाता है? एक तो कौन सा पौधा? चमेली, और दूसरा मोगरा। ठीक है, इन दोनों पौधों में कौन सी विधि द्वारा कायिक जनन होता है? स्तरण विधि द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद व बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद का निर्माण क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? पीढ़ी एकांतरण। जो आवृत बीजी पादप होते हैं उनके जो जीवन काल होता है उसमें 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है बीजाणुद्भिद अवस्था, ठीक है, और दूसरी अवस्था होती है युग्मकोद्भिद अवस्था। ये अवस्थाएं एक दूसरे के बाद में लगातार आती रहती हैं। जैसे बीजाणुद्भिद अवस्था है, ये कंप्लीट होने के बाद कौन सी अवस्था आ जाएगी? युग्मकोद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था आने के बाद में कौन सी? दोबारा से बीजाणुद्भिद अवस्था। ठीक है, तो ये जो इनका चक्र चलता रहता है, परिवर्तित रूप है, यही क्या कहलाएगा? पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ कर्तन विधि द्वारा जनन कौन से पादपों में पाया जाता है? ठीक है, कर्तन विधि पढ़ी थी आप लोगों ने, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की थी। ठीक है, एक तो स्तंभ कर्तन और दूसरा मूल कर्तन। स्तंभ को और क्या बोलते हैं? तना। ठीक है, स्तंभ कर्तन विधि द्वारा जनन कौन से पादपों में पाया जाता है? तो इसके जो उदाहरण हैं अपने गन्ना है, गुलाब है, अंगूर है आदि।
ठीक है। इनके क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों के अंदर पर्व संधियों वाला भाग उपस्थित होना आवश्यक होता है। टुकड़े करने के बाद उनको क्या कर देते हैं, जमीन में रोप देते हैं, गाड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तन विधि द्वारा जनन कौन से पादपों में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कौन से अपने, अमरूद है, नींबू है, चेरी है आदि। अच्छा, इसके अंदर एक विशेषता होती है, जो मूल कर्तन विधि है इसमें जो टुकड़ा अपन जमीन के अंदर गाड़ेंगे वो कैसी अवस्था में होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, इस तरह से सीधे स्थिति में होना चाहिए, ठीक है ना। जो स्तंभ कर्तन है उसमें तो कैसे कोई दिक्कत नहीं है, पृथ्वी के समांतर है, इस तरह से है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मूल कर्तन है उसमें जो भाग जमीन के अंदर गाड़ा जाएगा वो कैसा होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पत्तियों द्वारा कायिक जनन वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। जैसे अपने एक तो है ब्रायोफिलम, एक है बिगोनिया, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के किनारों से, जो ब्रायोफिलम होता है उसकी जो पत्तियां हैं उनके किनारों से कायिक कलिकाएं विकसित होती हैं, उन्हीं के द्वारा फिर क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है, ठीक है। बिगनोनिया की बात करें तो इसकी जो पत्ती होती है उसमें कलिकाएं निकलती हैं, जो उसकी सिराएं होती हैं, ठीक है। जो पत्तियों के अंदर सिराएं होती हैं उनसे कलिकाएं निकलती हैं, उन कलिकाओं से फिर क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। आगे देखिए, जलकुंभी में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होगा, तने के द्वारा, ठीक है, तने का ही रूपांतरण है। आगे देखिए, भूस्तारिका, जिसका उदाहरण क्या, जलकुंभी के निर्माण में कौन सा विभाजन होता है, तो कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता है जो अलैंगिक जनन होता है उसके अंदर केवल और केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अलैंगिक जनन का चाहे कोई सा भी उदाहरण आ जाए, ठीक है, उसमें यदि कोशिका विभाजन पूछता है तो आपको कौन सा बताना है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन बताना है, ठीक है। जो लैंगिक जनन होता है उसके अंदर तो दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, समसूत्री भी और अर्धसूत्री भी, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, भूस्तारिका जलकुंभी के निर्माण में कौन सा विभाजन होता है, इसके अंदर समसूत्री ही होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक। जो लैंगिक जनन होता है उसके अंदर तो दोनों होते हैं, समसूत्री भी और अर्धसूत्री भी, ठीक है। जो अलैंगिक जनन होगा उसमें केवल कौन सा होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, ठीक है। आगे देखिए, बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप बीज बनने की क्रिया कहलाती है, तो कौन सी कहलाएगी, वो अनिषेक बीजिता, ठीक है। जब बीज का निर्माण कैसे होगा, बिना अर्धसूत्री विभाजन के और बिना युग्मकों के संलयन या मिलने से बीज का निर्माण होगा तो वो क्रिया कहलाएगी अनिषेक बीजिता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लो एक बार दोबारा से, भूस्तारिका जलकुंभी है के निर्माण में विभाजन होगा कौन सा, समसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, ठीक है। वो गलती से निकल गया था, मुंह से लग गया था। तो इसी के साथ में अपना जो फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके PDF आपको साथ के साथ में डाले जा रहे हैं और आपको नोट्स कंप्लीट करके रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।